अब दिल्ली विस्फोट भारत के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विस्फोटों जैसा ही है। नई रिपोर्ट्स आ रही है कि दिल्ली में लगभग 10 से 11 विस्फोटों की योजना बनाई गई है। यानी आपको यह समझने की जरूरत है कि इसके पीछे कोई है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक ऐसी घटना है जिसे एक या दो लोग अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसे हर महीने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। जो लोग कश्मीर मुद्दे से ज्यादा वैश्विक स्तर पर भारत को, खासकर राजधानी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वे भारत को निशाना बना रहे हैं। इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि पहलगाम के बाद भारत द्वारा लिया गया निर्णय युद्ध जैसा होगा। इसीलिए आतंक के खिलाफ अभियान अभी रुका नहीं है। सरकार को इस पर आगे चर्चा करने और निर्णय लेने दें, इसे यहीं रुकने दें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक देश में शासन करने वालों द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें समय लगता है। यह कोई त्वरित निर्णय नहीं है, ये एक निर्णय भी है इसका प्रतिकार कैसे किया जा रहा है, भारत की सुरक्षा और सुरक्षा आगे कैसी रहेगी, यह सब मायने रखेगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, भारत में आतंकवाद आतंक के काले दिन है, ये फिर से वापस आएगा। जैसा कि हम कहते हैं, भारत में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होगा, लेकिन इसे अधिकतम तक सीमित किया जा सकता है। इसका क्या तरीका है? दुनिया भर के सभी देश यही सोच रहे हैं भारत के बारे में। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। भारत लगभग 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। फिर हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, माफ कीजिए, अफगानिस्तान और फिर बांग्लादेश। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश से कितने लोग भारत में घुसपैठ कर चुके हैं? आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 करोड़ लोग भारत में आ चुके हैं और यहां वहां कार्यक्रमों और आव्रजन के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह सबसे जरूरी बात है जिसे हमें सबसे पहले समझना होगा। इन छोटे बच्चों को दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा, चाहे वे ईसाई हों, हिंदू हों या मुसलमान, 15 और 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए धार्मिक शिक्षा नाम की इस चीज पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है इसकी निगरानी नहीं कर सकती। आपको समझना चाहिए कि सिर्फ डिजिटल मीडिया में ही नहीं, बल्कि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। धोखाधड़ी, सैटेलाइट चैनल, मीडिया वन नाम का यह जहर बुरा है, ऐसा अक्सर हो रहा है। हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं कई वजहों से। भारत में लोकतांत्रिक मुद्दे हैं, ये कोई मुद्दा है लोकतंत्र में है, लेकिन आतंकवाद की फंडिंग, आतंक की फैक्ट्री, ये भारत के लिए अभिशाप है। अगर ये धर्म छोटे बच्चों में भी डाला जाए, अगर उनका सबसे करीबी व्यक्ति उनका दोस्त है, अगर उनका पड़ोसी उनका दोस्त है, अगर उस धर्म को न मानने वाले को भी पासर कहा जाए, है यही वह सरकारी फैसला है जिसे भारत से वापस ले लिया जाना चाहिए। इसकी इजाजत नहीं है, बस यही एक काम है जो किया जाना चाहिए। इसका अच्छी तरह से अध्ययन और शोध किया जाना चाहिए और इसे कैसे सीमित किया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसी पर ध्यान देना चाहिए। इसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दल इससे कैसे निपटे, यह भी इसका एक कारक है। भारत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यह एक सच्चाई है जो सभी जानते हैं। अगर अंदर से बताया गया तो यह राजनीतिक दल अपने ही दोस्त और अपने ही पड़ोसी को यह धार्मिक अध्ययन कैसे सिखा सकता है और उन सभी को दुश्मन कैसे बना सकता है। जो भी हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, इसे रोकने का समय आ गया है। भारत ने यही किया। भारतीय राष्ट्रवादी इस्लामी देश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे इससे तंग आ चुके थे। कई अरब देशों, सऊदी अरब ने ऐसा क्यों किया? चाहे अरब हो या यूएई या मोरक्को या मिस्र जैसे कई अन्य देश, यहां सलाफीवाद और वहाबीवाद पर प्रतिबंध क्यों है? भारत में आज भी इस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। यह सलाफीवाद और वहाबीवाद भारत में बह रहा है। जब मैं केरल गया था तो मैंने सार्वजनिक सड़कों पर वहाबीवाद और सलाफीवाद के भाषण सुने। और इसमें क्या डाला जा रहा है, यह सही रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता ऐसा ही रहा है। पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, यह हुआ, कारण है। लेकिन हमें इसमें जीरो टॉलरेंस अपनाना होगा। बस एक कारण बताइए, चाहे वह हमारा संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो या हमारा स्कूल, यहां पोषित और पोषित किए जा रहे धार्मिक अतिवाद को तभी रोका जा सकता है, अन्यथा हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही निर्णय है।
जब हम अनुच्छेद 370 को हटाकर इसे भारत का हिस्सा बना देंगे तो हमें यह सब उम्मीद करनी चाहिए। समस्याएं तो होंगी ही, क्योंकि इसके कई तरीके हैं। यह एक मुद्दा नहीं है, यह कई मुद्दे हैं। भारत इसे नष्ट करने के लिए इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कई शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं। तो जब हम उस पर विचार करते हैं तो कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत है। जिन चीजों पर यह संगठन प्रतिबंध लगा रहा है वे नहीं बदलेंगी। क्या युवाओं को दी जा रही शिक्षा उचित है या नहीं? इसके अंतर्गत एमएम जैसे लोग और कई अन्य धार्मिक स्कूल और संस्थाएं लोगों को इस तरह ढाल रहे हैं कि वे सिर्फ धार्मिक नफरत और धार्मिक गंदगी फैलाकर दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। जो भी इसे फंड कर रहा है उसे पकड़ा जाना चाहिए। फंड कहां से आता है? हवाला आता है, कहां से आता है? आज इसका कौन सा राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहा है? अगर कुछ नहीं रोका गया तो हम उस तरह आगे नहीं बढ़ पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। भारत आगे विकास नहीं कर पाएगा। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। अगर भारत को विकास करना है तो ऐसी चीजों को सीमित करना होगा या फिर इसकी वजह से लोगों को डरना नहीं होगा। जब कोई बाहर से निवेश करने आता है तो उसकी संपत्ति, उसकी जान, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त सुरक्षित होने चाहिए। इसलिए सरकार को आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। यह एक खुफिया विफलता है। असफलता स्वाभाविक है, लेकिन इस मामले में हमें सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। कारण यह है कि सरकार इस मामले में बहुत स्पष्ट है। इसकी जांच पूरे भारत में फैली हुई है, क्योंकि यह सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, कई अन्य शहरों में भी हो सकता है। भारत का बुनियादी ढांचा बहुत नाजुक है। इसके कई सबूत हैं। ये समूह हमें, खासकर कट्टरपंथी इस्लाम, सलाफीवाद, वहाबवाद के दिमाग में ये जहर भर रहा है। वे किसी के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये हत्यारा और ऐसा करने वाला ये नहीं जानता कि वे किसके लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये जहरीला बच्चों पर ये जहर थोपने से पहले सरकार उनका साक्षात्कार ले रही है और इसका समाधान ढूंढ रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के लिए यह धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से बंद कर देनी चाहिए। बच्चों को वह विज्ञान सीखना चाहिए जिसकी उन्हें जरूरत है, चाहे वो कोई दूसरी भाषा हो या कुछ और, दुनिया के बारे में जानने के लिए। एक बार जब यह धर्म वहां प्रवेश कर जाता है, एक बार जब यह इस धर्म में प्रवेश कर जाता है, तो जिसे धार्मिक शिक्षा कहा जाता है वह आतंकवाद बन जाता है। फिर यह आतंकवाद बन जाता है। पिछले 25-30 सालों से दुनिया में इस धार्मिक शिक्षा को लेकर जो लोग आए हैं, उन्होंने ही इस सब में अपना योगदान दिया है। तो इसका दूसरा लक्ष्य यह है कि इसका मंच सलाफीवाद और वहाबीवाद है। जब ये अरब देश और इस्लामी देश इसे मना करते हैं, तो भारत सरकार इसे मना क्यों नहीं कर दी? इसी तरह हमास नाम के इस संगठन को अपने यहां प्रतिबंधित क्यों नहीं करती? हमने आज भी कई आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। इस पर प्रतिबंध लगाना ही काफी है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है। इसे विभिन्न तरीकों से विभिन्न मॉड्यूलों में लागू किया जा सकता है और इसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई अन्य देशों और यहां तक कि भारत में भी लागू किया जा सकता है। नेपाल सहित यह सब सीमावर्ती है। हम कह रहे हैं कि निष्कर्ष यह है कि आतंकवाद को पोषित करने वाली फैक्ट्रियों, खासकर धार्मिक वर्गों को रोका जा रहा है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। यह सोचना गलत है कि अचानक कार्रवाई करके आतंकवाद को एक दिन में रोका जा सकता है। अगर ऐसा है तो एशिया की इतनी बड़ी सैन्य शक्ति, चाहे वह तकनीक हो या हथियार, इजराइल द्वारा प्रतिस्थापित नहीं की जा सकी है। आज भी जिस हमास की हम बात कर रहे हैं, वह दूसरों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया है। वे इसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने इसके तहत कई कदम भी उठाए हैं। यह एक दीर्घकालिक नीति है, यह अल्पकालिक आवश्यकता नहीं है। अल्पकालिक में हमें केवल राहत मिलती है, दीर्घकालिक में दिया जाना चाहिए। भारत को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के धार्मिक प्रचारकों को चर्चों में क्या उपदेश देना चाहिए? डिजिटल मीडिया पर वे जो भी कार्यक्रम देते हैं, जो भी संवाद देते हैं, हमें इन सब पर नजर रखनी होगी, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म और तकनीक का इस्तेमाल अगर सिर्फ गुप्त सूचनाएं देने के लिए किया गया और उन्हें रोका नहीं गया, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे। चाहे हमारे बच्चे हों,
हमारे रिश्तेदार हो, हमारे प्रियजन किसी शहर में जाए या सड़क, रेलवे स्टेशन या हवाई जहाज से जाए, सरकार के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और आने जाने वाले व्यक्ति की कठिनाई और डर को दूर किया जाए।